हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो ये हम लोग अभी तक 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोग 7वां अध्याय जो है, 7वां चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट। तो आगे देखते हैं कि पारिवारिक आय क्या होता है। हमारी विविध आवश्यकताएं होती हैं तथा प्रत्येक छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या होना जरूरी होता है। हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वह असीमित होती हैं और वो आवश्यकता छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किसकी? धन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर धन के लिए क्या होगा? धन के लिए आय का होना जरूरी है। तो आय वह धन है जो हमारे परिवार के सदस्य विभिन्न स्रोतों से कमाते हैं। मतलब आय क्या है? आय जो है, आय वह धन है, आय वह है कि जो हमारा परिवार जो है, परिवार के सदस्य होते हैं, वह विभिन्न स्रोतों से कई तरीके से वह आय को कमाते हैं। जैसे वेतन, मजदूरी, लाभ, खेती से कमाई, सिलाई बुनाई से प्राप्त कमाई इत्यादि। इत्यादि तरीके से क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति खेती करता है और कोई व्यक्ति क्या करता। धन ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसका उपयोग परिवार के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने, सेवाओं को प्राप्त करने और अपने पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। तो धन क्या है? यह एक ऐसा साधन है कि जिसका उपयोग जो है वो परिवार के सदस्य अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए या पारिवारिक जो लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए करते हैं। यह क्या है? यह एक सीमित साधन है। आय का स्रोत जो होता है, आय का स्रोत कोई भी हो, आपको उस धन का उपयोग सूझबूझ या योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, जिससे भविष्य में धन की कमी ना हो और हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। तो जो आय का स्रोत है, जिसे हम पैसे कमाते हैं, तो वो सोच समझ के खर्च करने चाहिए कि जिससे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे देखिए, वो क्या कि आज कमा रहे हैं, ठीक है, जब ज़रूरत होगी तो पैसे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बचत ज़रूर करनी चाहिए। आप 2 रुपये बचत करिए, लेकिन ज़रूर करिए। तो आगे देखते हैं कि आइए अब पारिवारिक आय को थोड़ा और समझते हैं कि पारिवारिक आय होता क्या है। पारिवारिक आय क्या होती है? जो भी धन परिवार के सदस्य मानसिक एवं शारीरिक रूप से कार्य करने के पश्चात कमाते हैं, यह धन वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का समागम है। परिवार के सदस्यों द्वारा मानव साधनों जैसे ज्ञान, कौशल आदि तथा अन्य साधनों का उचित प्रयोग भी पारिवारिक आय का रूप है। पारिवारिक आय को कितने भागों में बांट सकते हैं? पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये कौन सी? देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पारिवारिक आय के बारे में, धन क्या होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, और ये जो समय व्यवस्थापन है, धन व्यवस्थापन है, शक्ति व्यवस्थापन है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ चुके हैं? होम मैनेजमेंट में इसके पहले पढ़ चुके हैं। सेम वही चीज़ इसमें भी है। एक बार रिवाइज भी आपका फिर से रिपीट हो जा रहा है, हम लोग फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं, और आप लोगों को क्या हो जाता है कि इसमें कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है ये भी फिर से हम लोगों का तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये कितने भागों में बांटे गए हैं। 3 हैं। कौन कौन से? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय। अब मौद्रिक आय क्या होता है? मौद्रिक आय होता है कि धन के रूप में प्राप्त आय, जैसे वेतन, मजदूरी, बोनस, किराया, ब्याज आदि। मतलब धन के रूप में प्राप्त आय जो हमको पैसे के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे जो हम मेहनत करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें पैसे के रूप में मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय मिलते हैं। जैसे हम कोई मेहनत कर रहे हैं, जैसे कोई टीचर है, उसको जैसे कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो उसको क्या मिलता है? उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है ना। तो जब वेतन मिलता है वो क्या है? वेतन वो क्या पैसे के रूप में तो प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय मिलते हैं। मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिसको करके हमें पैसे के रूप में प्राप्त हो, उसको मौद्रिक आय बोलते हैं। मजदूरी हो गई, कोई व्यक्ति जैसे कोई कार्य कर रहा है, जैसे और क्या होती है कि देखिए, मजदूरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये 2 प्रकार से होती है। पहले आगे इसको देखते हैं कि वेतन, मजदूरी, बोनस, किराया, ब्याज। जैसे कोई अगर किसी का घर है और उसको किराए पे दे दिया, तो वो पर मंथ उसका जो किराया मिलता है वो पैसे के रूप में तो मिलता है, तो इसी को क्या कहते हैं? मौद्रिक आय। तो अब आगे देखते हैं वास्तविक आय। ये वास्तविक आय क्या होता है?
बिना कोई धन खर्च किए प्राप्त सेवाएं, वस्तुएं तथा सुविधाएं। मतलब कोई भी पैसे ना खर्च हों और आपको सेवाएं प्राप्त हों और उससे जो भी आपको सुविधा मिले वो वास्तविक आय कहलाती है। परिवार के सदस्यों के कौशल, ज्ञान, गुणों का प्रयोग करके प्राप्त सेवाएं। जैसे कि हमारे पास कौशल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे आप पापड़ बना के बेच सकते हैं या घर में बैठ के सिलाई कर सकते हैं। तो आप जो आपको इससे ये सब चीज़ें हैं कि आप अपने ज्ञान, कौशल, गुणों का प्रयोग करके जो आपको सेवाएं प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएगा, वास्तविक आय कहलाएगा। सामुदायिक सुविधाओं का उपयोग करना, बिना कोई धन खर्च किए सेवाएं, वस्तुएं तथा सुविधाएं, सामुदायिक सुविधाओं का उपयोग करना। मतलब जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप क्या करिए कि आप अपने घर में आप खुद बच्चों को पढ़ा दीजिए या अपने घर के कपड़े आप जो आपको ज़रूरत पड़े आप उसको सिल लीजिए। तो ये क्या है, ये वास्तविक आय के अंतर्गत आता है। जो भी सामुदायिक सुविधाएं हैं, पार्क वगैरह, आप इनका उपयोग करिए। तो ये सब क्या है, ये वास्तविक आय के अंतर्गत आती है। आत्मिक आय, ये आत्मिक आय क्या होती है, मौद्रिक तथा वास्तविक आय से प्राप्त संतुष्टि जो होती है उसको आत्मिक आय बोलते हैं। मतलब हम मुद्रा का प्रयोग करके, और वास्तविक आय मतलब हम घर में अपने खर्च को बचाकर जो हमको संतुष्टि प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आत्मिक आय बोलते हैं। और अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं मौद्रिक आय यानी मनी इनकम। इसको क्या होता है, जो आय परिवार द्वारा एक मुद्रा के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की जाती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मेहनत करके धन, रुपए या पैसा के रूप में मुद्रा आय प्राप्त की जाती है। इसके पहले में हमने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिया है कि मौद्रिक आय क्या होती है, कि जो भी हम मेहनत करके, जो परिवार के लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और हमें उसका परिणाम जो पैसे के रूप में प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, मौद्रिक आय कहलाता है। जैसे कि वेतन हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया, किराया, उपहार, मजदूरी। जैसे कोई व्यक्ति कोई सामान बेचता है और जो उस सामान को खरीद कर आपको जो सामान लेकर आपको जो पैसे देता है वो क्या कहलाया, मौद्रिक आय कहलाया। आगे देखते हैं वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या होता है, हमें जीवन में अनेक सेवाएं और सुविधाएं चाहिए होती हैं। हमारे जीवन में बहुत सी सेवाएं और सुविधाएं चाहिए होती हैं जो हम या तो धन व्यय करके या फिर बिना धन व्यय के भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल से दी गई सुविधाएं, सेवाएं तथा वस्तुएं या सरकार की मुफ्त चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क शिक्षा तथा अथवा वस्तुओं का आदान प्रदान, इन्हीं को परिवार की वास्तविक आय कहते हैं। तो वास्तविक आय क्या होती है, जो निःशुल्क शिक्षा मिलती है, जैसे और क्या कि जो सामुदायिक सेवाएं होती हैं, ये सब क्या हैं, ये सब वास्तविक आय के अंतर्गत आती हैं। अब आत्मिक आय, तो इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं, जो हम अपनी आवश्यकता को, जब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस पैसे को खर्च करके, जैसे आपकी इच्छा है कि हमें ये सामान चाहिए या हमें घर बनवाना है या हमें ज़मीन लेनी है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर को खरीद लिया या ज़मीन को खरीद लिया या कपड़े को खरीद लिया या ये पढ़ाई करवानी है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर, हमको इतने पैसे चाहिए, हम यहाँ पर इस बच्चे का इसका एडमिशन करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने वो करवा लिया। तो इससे क्या है, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो जो वो संतुष्टि मिलेगी वही क्या कहलाया, आत्मिक आय कहलाया। मौद्रिक आय या वास्तविक आय के व्यय से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है वह मानसिक आय होती है। मानसिक आय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होती है। और ये क्या होती है, ये व्यक्तिगत होती है, क्योंकि जो संतुष्टि मिलेगी वो आपको मिलेगी ना, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिगत होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की अलग अलग हो सकती हैं और सबकी इच्छाएं तो अलग होती हैं ना। तो जब सबकी इच्छाएं अलग होती हैं तो हर कोई ज़रूरी नहीं कि आप संतुष्ट हो रहे हैं तो दूसरा कोई भी संतुष्ट हो। मतलब हम पैसे खर्च करके, हमारी इच्छा है कि हम, अगर मान लीजिए ये सामान हमको लेना है, हमको कपड़े खरीदने हैं, तो हमने पैसे खर्च करके हमने कपड़े खरीदे, हमने मकान बनवाए, हमने अपने लिए ज़मीन लिया। तो इसका मतलब क्या है, जो संतुष्टि हमें प्राप्त हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि परिवार में हर सदस्य को उस चीज़ से संतुष्टि प्राप्त हो। तो और क्या होता है
कि यह आय अनुभव की जाती है, इसको क्या होता है, देखा नहीं जा सकता। और ये जो संतुष्टि होती है, मानसिक संतुष्टि होती है या आत्मिक संतुष्टि होती है, इसे देखा नहीं जा सकता है। इसे क्या है कि देखा नहीं जा सकता। यह आय क्या होती है, बस अनुभव की जाती है। जैसे कि किसी को पर्यटन स्थल पर घूमने से संतुष्टि मिलती है, किसी व्यक्ति को घूमने से संतुष्टि मिलती है तो किसी को भी बिल्कुल नहीं मिलती। कोई घर के बाहर खाना खाने से संतुष्ट होता है, पर किसी को घर का खाना खाकर ही संतोष मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब आय के अंतर्गत, आत्मिक आय के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं पारिवारिक आय के जो स्रोत हैं। देखिए वो इस तरीके से फिगर में पूरा दिखाया गया है कि क्या क्या है, कि इसमें लॉटरी है, ज्ञान है, कौशल है, ये पैतृक संपत्ति है, उपहार है, वेतन, मजदूरी, बोनस। आप देखेंगे जो ये चैप्टर हमने पढ़ाया है आय के बारे में, उसमें सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में, रॉयल्टी क्या होती है, बोनस क्या होती है, मजदूरी, वेतन, उपहार, सब पूरी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। तो और आगे देखते हैं कि मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं व्यय। व्यय क्या होता है, जब हम कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदने और उपभोग के लिए धन खर्च करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो क्या था, वो क्या है, वो जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो व्यय कहलाता है। जैसे भोजन व वस्त्र खरीदना, बच्चों की फीस, बिजली, मोबाइल, गैस का बिल, बस तथा मेट्रो का टिकट, मनोरंजन, शादी विवाह, उत्सव मनाने के लिए खरीदारी करना इत्यादि आवश्यकताओं को क्या है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये आवश्यकताएं कौन सी हैं, अति आवश्यक, आराम संबंधी, विलासिता संबंधी। अब ये देखिए आगे देखते हैं कि ये आवश्यकताओं का उदाहरण, पहला क्या है, अति आवश्यक, आराम संबंधी, विलासिता संबंधी। तो एक चीज़ देखते हैं कि अति आवश्यक क्या होता है, जैसे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो अति आवश्यक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, बिजली, पानी का बिल, बिजली वगैरह, और क्या, बीमारी का खर्च आदि। ये क्या होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ये अति आवश्यक के अंतर्गत आती हैं। अब आराम संबंधी देखते हैं। ये आराम संबंधी में क्या क्या होता है, आराम संबंधी टीवी, फ्रिज, मिक्सी, कूलर। तो ये क्या अति आवश्यक के अंतर्गत आ सकती हैं। क्या आप टीवी के बगैर नहीं रह सकते हैं, क्या आप टीवी के बगैर नहीं रह सकते हैं, फ्रिज के बगैर नहीं रह सकते। पहले भी तो फ्रिज नहीं था लेकिन व्यक्ति रहता था। तो क्या है कि मिक्सी, कूलर, ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं, कि विलासिता संबंधी। ये विलासिता संबंधी क्या होती हैं कि महंगे होटल में रहना, खाना, विदेश घूमने जाना इत्यादि। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि विलासिता संबंधी होती हैं। और आगे बढ़ते हैं कि आइए जानते हैं कि और किन कारकों से पर परिवार का खर्चा निर्भर करता है। अब किन किन पर परिवार का खर्चा निर्भर करता है, इसको देखते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या, ये पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पारिवारिक व्यय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको देखते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या, क्योंकि अगर परिवार में जितने सदस्य हैं, जितने ज़्यादा सदस्य रहेंगे वो उसके व्यय पर प्रभाव डालेंगे। जब ज़्यादा सदस्य होंगे ज़्यादा खर्च होगा, कम सदस्य होंगे तो कम खर्च होगा। उसके बाद क्या है, दूसरा सेकंड है बचत। फिर बचत क्या है, और उसके बचत हो रही है कि नहीं। और क्या है, तीसरा बदलती जीवन शैली, क्योंकि आजकल की जीवन शैली जो बदल रही है इसमें क्या है कि परिवार व्यय को ये भी प्रभाव डालते हैं। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि आप शादी विवाह देख लीजिए, बर्थडे वगैरह देख लीजिए, इतने खर्च नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि इसमें खर्च बढ़ रहे हैं। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो कोई अगर मतलब आप देखिए कि अगर वो बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे पार्टी ये सब कर रहे हैं तो क्या बच्चों की देख के इच्छा बढ़ती है। तो आप जिस तरीके से जीवन शैली ये बदल रही है, सबकी अलग अलग सोच बदल रही है, तो उस हिसाब से चलना मजबूरी भी बन चुकी है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बदलती जीवन शैली की वजह से ये भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं विवेकशीलता एवं कुशलता,
परिवार की कुल आय और अगर विवेकशीलता से आप और कुशलतापूर्वक आप पैसे को खर्च कर रहे हैं तो ये भी पारिवारिक व्यय को प्रभाव डालते हैं। और क्या परिवार की कुल आय, ये परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में कितने पैसे आ रहे हैं, परिवार की आय कितनी है, ये भी क्या करते हैं, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक जीवन स्तर कैसा है। आवास का स्थान, आप किस स्थान पर रह रहे हैं, आपका कहीं आप ऐसे स्थान पर नहीं रह रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे आप देखिए कि आप ऐसे स्थान पर रहिए जहाँ बहुत गर्म प्रदेश हो या बहुत जहाँ ठंडक हो, या अभी आप बॉम्बे वगैरह में देखिए, वहाँ पर देखिए, और मतलब आप कोई महंगी सिटी में रहिए तो देखिए वहाँ आपके खर्च ज़्यादा लगेंगे। तो इस तरीके से, और उपलब्ध साधन, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए साधन, आय में वृद्धि करना, व्यय को कम करना, दो तरफ लिया हुआ है। आगे देखते हैं, अपने क्या है, आय में वृद्धि करना। आय में वृद्धि कैसे करेंगे, अपने मानव साधनों जैसे ज्ञान, कौशल, योग्यता, क्षमता तथा समय का उचित प्रयोग तथा अतिरिक्त प्रयत्न करके परिवार की आय को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अपने ज्ञान, अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, कौशल है, योग्यता है, क्षमता है और समय का अगर कोई व्यक्ति उचित प्रयोग कर रहा है तो इससे क्या है कि वह अपनी आय को बढ़ा सकता है। व्यय को कम करना, अनावश्यक खर्चों को कम करके अथवा सामुदायिक साधनों का प्रयोग से व्यय को कम किया जा सकता है। जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उनको कम करके और जो सामुदायिक सुविधाएं होती हैं आप उनका प्रयोग करके क्या है कि व्यय को कम किया जा सकता है। और आगे देखते हैं, आय और व्यय का संतुलन। आय और व्यय का संतुलन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आय और व्यय का प्रबंधन ही धन प्रबंधन है। मतलब आय और व्यय को किस तरीके से हम उसका प्रबंध करें, मतलब हम जो हमारी इनकम हो रही है, जो हमारे पास आय आ रही है, उसको इस तरीके से खर्च करें कि उससे बचत हो सके। तो यही क्या कहलाता है, धन प्रबंधन कहलाता है। किस तरीके से, जैसे हमारे पास कितनी आय आ रही है पर मंथ, मान लीजिए 10,000 आ रही है, तो हम इस तरीके से खर्च करें कि और हमको किस तरीके से खर्च करना है कि हम सारे जो हमारी आवश्यक खर्चे होते हैं वो भी पूरे हो जाएं और उसमें से कुछ बचत भी हो जाए। तो यही क्या कहलाता है, धन प्रबंधन कहलाता है। मतलब आय को सही तरीके से खर्च करना और जिससे उसमें से बचत भी हो, तो यही क्या कहलाती है, धन प्रबंधन कहलाती है। आय सीमित होता है, आय क्या होती है, ये बहुत सीमित होती है, परंतु हमारी आवश्यकताएं व इच्छाएं क्या होती हैं, यह असीमित है। हमने बताया कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, क्योंकि आपकी एक आवश्यकता पूरी हुई तो आपको दूसरी चीज़ की आवश्यकता लग जाती है। तो हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या होती हैं, ये असीमित होती हैं। लेकिन आय जो है वो आपको अगर 10,000 पर मंथ मिलना है तो वो उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आय क्या है, ये सीमित है, लेकिन आवश्यकता और इच्छा क्या है, ये असीमित होती हैं, जिस कारण हम अधिक व्यय कर देते हैं। इसलिए और जिस कारण हम क्या करते हैं, अधिक व्यय कर देते हैं। इसलिए आय और व्यय को संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक बचत कर सकें। हमने इसको बताया कि हम इस तरीके से अपने आय व्यय का संतुलन बना के चलें, जिससे कि अधिक से अधिक बचत हो सके। आगे देखते हैं कि यदि आय और व्यय के उचित संतुलन के द्वारा हम पैसों का प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, अपितु कुछ धन की बचत भी कर सकते हैं। तो इतना इससे ये समझ में आता है कि हमारे पास अगर जिस प्रकार से आय आ रही है, हमको उसी हिसाब से समझ बूझ के पैसे को खर्च करनी चाहिए, जिससे हमारी बचत हो सके। क्योंकि बचत करना ज़रूरी होती है, क्योंकि बचत करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे फ्यूचर के लिए। कब किसको जैसे आप समझ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आ गई, घर में कोई परेशानियाँ आ गई, कोई बीमार हो गया, आकस्मिक बहुत सी दुर्घटनाएँ होती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, और भी कई चीज़ें होती हैं। कभी मान लीजिए घर में कुछ ऐसा काफ़ी चीज़ें नुकसान हो गई, या तो कोई और भी आपदा आ गई जिसकी वजह से कि घर रहने लायक नहीं रहा, घर गिर गया। तो इससे क्या है, जो पैसे हैं कम से कम उस समय ऐसी कंडीशन में उस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है कि आय व्यय का संतुलन। आय को हम इस तरीके से खर्च करें कि बचत हो सके, यही क्या कहलाएगा, आय व्यय का संतुलन कहलाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए
ये आइए अपनी एक दैनिक डायरी बनाते हैं, कबीर को हिसाब लिखना सिखाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं हिसाब किताब लिखने के लाभ। अब हिसाब किताब लिखने के लाभ क्या होते हैं? परिवार की आय तथा व्यय को निर्धारित योजना बनाकर धन खर्च करना चाहिए तथा नियमित रूप से अपने खर्चों का हिसाब जो है वह किताब में लिखना चाहिए। इसके निम्न लाभ हैं। इसके क्या लाभ हैं इसको देखते हैं। इससे पता चलता है कि हमने कितना व्यय किया। अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो इससे यह पता चलेगा कि आपने कितना खर्च किया है। इससे क्या होता है, कोई सामान दोबारा नहीं खरीदा जाएगा। ऐसा कि आप भूलेंगे नहीं, कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हमने खरीदी हैं, तो इसको हमको दोबारा नहीं लेना है। हिसाब किताब रखने से लेन देन के झगड़े नहीं होते हैं। उससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं, और इससे क्या होगा कि लेन देन के झगड़े नहीं होंगे। खर्चों की सारी रसीदें बिल संभाल कर रखने से हिसाब में गड़बड़ नहीं होती तथा वस्तुओं की खरीद का रिकॉर्ड भी रहता है। अब आगे देखते हैं परिवार के लिए बजट बनाना। परिवार के लिए बजट बनाना, बजट के द्वारा हम अपने परिवार की आमदनी तथा खर्च की संतुलित योजना बनाते हैं, जिससे परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करना, आपातकालीन स्थितियों से निपटना और भविष्य के लिए कुछ धन बचाना शामिल है। अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाने के बाद परिवार का बजट बनाना सरल हो जाता है। तो ये क्या है कि बजट किस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि बजट के द्वारा हम अपने परिवार की आमदनी और खर्च की संतुलित योजना बनाते हैं। हम जो बजट बनाते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे परिवार की आय व्यय की योजना, एक तरीके से उसकी योजना बनाते हैं, जिसमें परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करना और उस बजट के अंतर्गत क्या क्या ज़रूरी होता है कि हम अपने जो दैनिक खर्च होते हैं उनको पूरा करें, और जो आपातकालीन स्थितियाँ हो उससे निपटना और भविष्य के लिए कुछ धन बचाना, ये भी ज़रूरी होता है। अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाने के बाद परिवार का बजट बनाना, ये अपने मेरी आय कितनी आ रही है उसको और कितने खर्च करने हैं, तो ये क्या होता है कि अगर इसका अनुमान लगाकर बजट बनाना जो होता है वह सरल हो जाता है। एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य की अनुमानित आय और व्यय की व्यवस्थित योजना को हम बजट कहते हैं। देखिए ये एक तरीके से परिभाषा है। क्या है? एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य की, मतलब जो भविष्य की अनुमानित आय है, आय और व्यय की व्यवस्थित योजना को क्या कहते हैं? हम बजट कहते हैं। सफल बजट तभी होता है जब आय में से कुल व्यय घटाने के बाद कुछ धन बचता है, और वही बजट अच्छा बजट माना जाता है। देखिए हम लोगों ने बजट के 3 प्रकार पढ़े हैं ना, कौन कौन से? घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। हम लोगों ने 3 बजट पढ़ा है। फिर से सुनिए, 3 बजट हैं। कौन कौन से हैं? घाटे का बजट की मतलब आपकी आय कितनी है, आपकी आय जैसे पर मंथ 10,000 आ रही है, आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, और घाटे का बजट और आपके 11,000 रुपये पर मंथ खर्च हो जा रहे हैं, तो ये जो बजट बनेगा ये क्या कहलाएगा? घाटे का बजट कहलाएगा। संतुलित बजट क्या होता है कि जैसे आपकी पर मंथ जो है इनकम कितनी आ रही है, 10,000 आ रही है, और आप 10,000 रुपये पूरा खर्च कर दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? संतुलित बजट कहलाया। बचत का बजट क्या होता है कि जैसे आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं और आप उसमें से 9,000 खर्च कर रहे हैं और पर मंथ 1,000 रुपये बचा लेते हैं, तो ये क्या कहलाया? बचत का बजट कहलाया। और सबसे अच्छा बजट कौन सा माना जाता है? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो होम मैनेजमेंट में जो गृह प्रबंधन है उसमें पढ़ाया जा चुका है कि बचत का बजट क्या होता है, और ये सबसे अच्छा बजट माना जाता है। तो इसीलिए बजट ऐसा बनाइए कि जिसमें जो है थोड़ी बहुत उसमें बचत हो सके। तो ये क्या है इतना। अब आगे देखते हैं कि सफल बजट तभी होता है जब आय में से कुल व्यय घटाने के बाद कुछ धन बच जाता है, जिसे भविष्य या आपातकालीन खर्चों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। परिवार के लिए बजट कैसे बनाएं? परिवार के सदस्यों के साथ योजना बनाएं कि धन को कैसे जोड़ना व खर्च करना है। प्राथमिकताएं तय करें। अब ये प्राथमिकताएं तय करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें के पीछे खर्च करना ज़रूरी है। परिवार की सारी आय को जोड़ें। सारी आय, जितनी आय होती हैं उनको जोड़कर उसके बाद बजट बनाएं कितने पैसे आ रहे हैं। परिवार की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और लक्ष्य निर्धारित करें। परिवार की जितनी आवश्यकताएं होती हैं, परिवार की सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सभी पारिवारिक खर्च लिखें और जोड़ें। फिजूल खर्च से बचें, और जो फिजूल खर्चे होते हैं उनसे बचना चाहिए। आगे देखते हैं कि
ये देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बचत, ये बचत क्या होता है? बचत जो होता है पारिवारिक आय का वह अंश जो परिवार की कुल आय में से बचाया जाता है, बचत कहलाता है। तो हमने आय पढ़ा कि जो हम मेहनत करके जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाया? आय कहलाया। और व्यय क्या होता है कि हम जैसे कुछ पैसे खर्च करते हैं तो जो धनराशि हम खर्च करते हैं वो क्या कहलाया? व्यय कहलाया। अब बचत क्या होता है कि पारिवारिक आय जो होती है उसमें से जब पैसे जो है जो पैसे खर्च करते हैं, जो परिवार की कुल आय में से जो बचाया जाता है वो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। तो बचत के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। और बचत के लिए क्या होता है कि प्रत्येक परिवार का सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। बचत के लिए कोई राशि जो छोटी नहीं होती, छोटी छोटी राशि मिलाकर ही बड़ी बचत बन जाती है। बचत आय और व्यय का अंतर होता है। ये देखिए, ये दिया है कि आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या मिलता है? बचत मिलता है। अब बचत का महत्व, इसका महत्व क्या है उसको देखते हैं। इसका महत्व जो है इसका देखते हैं कि पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये पारिवारिक उद्देश्यों, बचत का महत्व क्या होता है? पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। मतलब बचत क्यों की जाती है? जो हमारे पारिवारिक उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए किए जाते हैं। और क्या होता है कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी ज़रूरी होती हैं, उनके लिए बचत करना ज़रूरी होता है। आपातकालीन परिस्थितियों व आमदनी बंद होने पर आर्थिक सुरक्षा के लिए। मतलब जो आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं, कभी कोई भी स्थिति, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कभी कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है जो हमको पता भी नहीं होता कि हाँ ये इन चीज़ों में पैसे लग सकते हैं, या कभी किसी का बिजनेस है एकाएक बंद हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, वही जो पैसे बचते होते हैं। आप देखिए, आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोरोना काल में देखिए कि सबकी आमदनी बंद हो गई थी। तो इसमें क्या है, जो पैसे बचे थे, जो पैसे सबने रखे होंगे, उसी पैसे का तो उपयोग कर रहे थे। तो यही क्या है कि बचत करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं उनमें उन पैसों का उपयोग किया जाता है। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी बचत का महत्व होता है। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत का महत्व होता है। तो अगर आप पैसे बचा के रखेंगे तो वृद्धावस्था में भी वो पैसे काम आते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक निवेश के लिए, तो इन सब के लिए क्या होता है, बचत का महत्व होता है। बचत किए गए धन को कहाँ रखना चाहिए? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके माता पिता कभी कभी पैसों को एक अलग पर्स में, अलमारी में या बिस्तर के नीचे रख देते हैं? क्या आप अपने बचाए पैसों को गुल्लक में रखते हैं? धन को इस प्रकार संग्रह करने से धन की राशि में बढ़ोतरी नहीं होती। बचत के धन को इस प्रकार रखने का ये तरीका भी सही नहीं है। इसलिए हमें उन पैसों को समझदारी पूर्वक वहाँ जमा करना चाहिए जहाँ उस धन पर ब्याज प्राप्त हो और आय में वृद्धि हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। अब ये निवेश क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। निवेश जो होता है आय का वह भाग जिसे हम वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसी सुव्यवस्थित योजना में लगाते हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। निवेश क्या है कि यह आय का मतलब जो हमारे पास आय है, जो उसमें से जो कुछ धनराशि होती है उसको वृद्धि करने के लिए हम कहीं ऐसी जगह रखें जिससे उससे लाभ मिले। जैसे कि क्या होता है, जैसे हम बैंक में अपने पैसे रखते हैं, हमको उस पर ब्याज मिलता है, डाकघर में रखते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से बचत के धन का निवेश करना है। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक परिवार को सोच समझकर अपनी बचत का निवेश करना चाहिए। अब बहुत व्यक्ति को सोच समझकर, परिवार के व्यक्ति को सोच समझकर क्या करना चाहिए, अपने धन का निवेश करना चाहिए। हर बचत योजना की अपनी शर्तें और सीमाएं होती हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक जांच करके ही अपनी मेहनत से धन बचाएं और धन का निवेश करना चाहिए। सरकारी योजनाओं में निवेश सुरक्षित होता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, SSY और प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
कि इसमें सरकारी योजनाएं ये सब चीज़ें हैं। निवेश के कुछ उदाहरण हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र, देखिए सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सरकारी योजनाएं, यूटीआई, बैंक बचत निश्चित अवधि आवर्ती जमा खाता, राष्ट्रीय बचत पत्र, भविष्य निधि योजनाएं, जीवन बीमा और घर, सोना, ज़मीन, ये सब क्या है, डाकघर, ये सब चीज़ें क्या हैं, निवेश के साधन हैं। आगे देखते हैं कि आइए अब हम कुछ ऐसे निवेश के साधनों के बारे में थोड़ा और जानते हैं जहां हमारा जमा धन सुरक्षित रहता है और भविष्य में लाभ भी मिलता है। मतलब जो निवेश करने के साधन हैं उसके बारे में जानते हैं जहां हमारा धन क्या होता है कि सुरक्षित रहता है और भविष्य में क्या होता है, उससे लाभ हमको प्राप्त होता है। बैंक क्या है? बैंक एक विश्वसनीय संस्था है जहां जमा धन सुरक्षित रहता है। बैंक क्या है? यह एक विश्वास, मतलब ये एक विश्वास की संस्था होती है। यहाँ पर विश्वास किया जा सकता है और यहाँ पर क्या है, हमारा जो हम पैसे जमा करते हैं वह सुरक्षित रहता है। बैंक में व्यक्ति क्या करता है कि अपनी सुविधा अनुसार कुछ धन जमा करवा सकता है और उसे जब चाहे तो निकाल भी सकता है। बैंक द्वारा जो धन का लेन देन करने पर पारदर्शिता रहती है और इसमें जब है बैंक में आप पैसे लेंगे या आप पैसे जमा करेंगे तो इसमें पारदर्शिता होती है। ये भी नहीं होता कि आप इसको जमा किए हैं उसमें पूरा आपका सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ रहेगा। आपके पास जो है वो आपको उसकी रसीद आपके पास पूरा उसका रसीद वगैरह रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पर ये एक विश्वसनीय संस्था होती है यहाँ पर क्या होता है, आपको इससे लाभ भी मिलता है। तो ये बैंक द्वारा क्या है कि बैंक द्वारा धन का लेन देन करने पर पारदर्शिता रहती है। बैंक द्वारा विभिन्न बिलों जैसे बिजली, टेलीफोन आदि का भुगतान ऑनलाइन भी किया जाता है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अब ऑनलाइन भी होने लगी हैं तथा वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि भी बैंक के खाते में सीधे जमा हो सकते हैं। अब देखिए वेतन वगैरह भी बैंक में आने लगे हैं। तो ये क्या है, बैंक क्या है, एक विश्वसनीय संस्था है। अब ऑनलाइन व फ़ोन बैंकिंग द्वारा घर बैठे ही धन का लेन देन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और क्या है कि में ऑनलाइन बैंक अकाउंटर खोलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। अब आगे देखते हैं कि बैंक की कुछ प्रमुख योजनाएं व सुविधाएं। तो ये देखिए ATM, डेबिट कार्ड और ये लॉकर है, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र है, बचत निश्चित अवधि आवर्ती जमा खाता। अब ये देखिए डाकघर के बारे में आगे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आगे देखते हैं ये डाकघर क्या है। ये डाकघर बैंक की तरह बचत के लिए डाकघर में भी बचत खाता खोला जा सकता है। डाकघर में अधिकतम जमा जैसे बैंक होता है वैसे डाकघर भी होता है। इसमें क्या होता है, अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें रकम 10 के गुणांक में होनी चाहिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB में आसानी से घर बैठे खाता खुलवाया सकता है। डाकघर खाता धारक IPPB मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से लेन देन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डाकघर जो होता है ये भी इसमें खाता खुलवाने के लिए होता है और इसमें भी क्या होता है कि आपका जो भी आप पैसे जमा करेंगे वो बहुत सुरक्षित होता है। ये भी एक विश्वसनीय, मतलब आप बोल सकते हैं कि विश्वसनीय संस्था है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप यहाँ पर जमा करेंगे तो आपके पैसे नुकसान जाएंगे। और क्या होता है कि डाकघर धारक जो होता है ये मोबाइल ऐप के माध्यम से भी क्या होता है कि इसमें आसानी से लेन देन हो सकता है। बैंक, डाकघर या निवेश की अन्य संस्थाओं में खाता खोलने के लिए सामान्यतः निम्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। अब इसमें अगर आप खाता खुलवा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। क्या क्या होते हैं? आवेदन पत्र होते हैं, घर के पते का प्रमाण होता है, हाल में खींची हुई पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होती है, खाता धारक के 2 नमूना हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, BPL कार्ड होगा, मनरेगा जॉब कार्ड,
मतलब ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। और बीमा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी आकस्मिक नुकसान तथा आपातकालीन स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। क्या होता है कि इस सुरक्षा राशि के लिए बीमा कंपनी को बीमा शुल्क प्रीमियम जमा कराना होता है। बीमा क्या होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। ये सब और ये क्या होता है, जीवन की बीमा, सामान्य बीमा, चिकित्सा बीमा, अन्य बीमा। डिजिटल भुगतान क्या है? डिजिटल भुगतान वह भुगतान है जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों पैसे भेजने व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग करते हैं। यह दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन पैसे के वास्तविक आदान प्रदान के बिना ऑनलाइन भुगतान करने का तरीका है। तो डिजिटल भुगतान क्या है? यह भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के पास पैसे क्या करते हैं, पैसे प्राप्त करने व भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का एक प्रकार का ये उपयोग करते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये 24 घंटे आप चाहे जब कर सकते हैं और सप्ताह के 7 दिन इसमें पैसे का आदान प्रदान हो सकता है। अब आगे देखते हैं डिजिटल भुगतान के लाभ। यह तेज, आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित है। ग्राहकों को लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड भी प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान में क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें, इसमें अपने मोबाइल और कंप्यूटर के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं ताकि कोई भी दुरुपयोग ना कर सके। बैंकिंग पासवर्ड को हमेशा गोपनीय रखें। तो ये क्या होता है कि अपने मोबाइल और कंप्यूटर के लिए क्या होता है कि इसमें ऐसा पासवर्ड बनाएं कि और ये पासवर्ड कोई देख ना सके। बैंकिंग पासवर्ड को हमेशा क्या करना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। किसी के सामने इस तरीके से आप ओपन करिए कोई दूसरा ना देखे। और अपना लेन देन पूरा होने के बाद तुरंत अपने इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से लॉग आउट करें। 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP को कभी भी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। बैंकिंग पासवर्ड को अपने मोबाइल पर सहेजने अथवा कहीं भी लिखने से बचना चाहिए। मतलब कभी भी जो भी आपके बैंकिंग पासवर्ड हैं उनको लिखने से बचना चाहिए। और मोबाइल से बैंकिंग लेन देन करते समय कभी भी अपना फ़ोन असुरक्षित न रखें। बैंक खाते का विवरण का भी खुलासा ना करें। अब ये देखिए संदेश है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिक अब डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों को अपना रहे हैं। फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस हो रहे हैं। डिजिटल भुगतान के कुछ उदाहरण हैं बैंकिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं, रुपे कार्ड भी बोलते हैं, बैंक प्रीपेड कार्ड, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और भीम मोबाइल ऐप। और क्या है, भारत QR कोड और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब देखिए हमने क्या सीखा इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, एक शब्द में उत्तर देना है। नौकरी करने के फलस्वरूप जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो और बचत की समझदारी से उपयोग करना जिससे भविष्य में लाभ मिले क्या कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आगे हम लोग पढ़े हैं। उसी में से है जहां आप लोगों को जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ 7th। अब ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वस्त्र अलंकरण।